सारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज के घटनाक्रम से रूबरू होते हैं और आज एक 20 क्वेश्चंस का एमसीक्यू है, उस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तेजी से अपने साथियों को जोड़ लीजिए, सभी लोगों तक मैसेज शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें। आइए शुरुआत करते हैं घटनाक्रम से। ऐतिहासिक घटनाक्रम में क्या हुआ है ये देखने का कार्य करते हैं। चलिए, आज 12 दिसंबर है और 1971 में भारतीय संसद द्वारा पूर्व राजाओं को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं रद्द कर दी गई। जो उन्हें सुविधाएं प्राप्त हो रही थी, आज की तारीख में 1971 में इसको खत्म कर दिया गया। 1232 में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। 1996 में भारत एवं बांग्लादेश के मध्य गंगा जल के बंटवारे को लेकर 30 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और बांग्लादेश, आप जानते हैं वहां बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा नदी कहते हैं। ठीक है। आज ही के दिन 12 दिसंबर को 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो प्यारे विद्यार्थी, आज की ऐतिहासिक घटनाक्रम में ये महत्वपूर्ण बातें थी। जिन लोगों ने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जा रही सूचनाएं आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं पहली घटना क्या है आज। टेक्नोटैक्स 2023, ध्यान दीजिएगा, इसमें चर्चा हमारी बराबर हो रही है। टेक्नोटैक्स 2023 22 से 24 फरवरी 2023 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। टेक्नोटैक्स 2023 कपड़ा क्षेत्र में स्टार्टअप उद्यमियों के लिए उद्योग के नेताओं के साथ जुड़ने का एक अवसर है। क्या है? स्टार्टअप, कपड़ा क्षेत्र में जो स्टार्टअप उद्यमी हैं उनका उद्योग के नेताओं से जुड़ने का एक अवसर है। यह भारत में तकनीकी कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा आयोजन होगा। सीईओ, निर्माताओं, खरीद के प्रबंधकों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए नेटवर्किंग के अवसरों पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम कपड़ा मंत्रालय द्वारा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यही हो गई कि टेक्नोटैक्स 2023 कब हो रहा है? 22 से 24 फरवरी हो रहा है। ठीक है, 2023 में हो रहा है ये। और कहां हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि जो स्टार्टअप से जुड़े हुए उद्यमी हैं और जो इसके अलावा तमाम जो नेतागण हैं और जो बड़े सीईओ हैं, निर्माता हैं, इन सबके बीच में एक कम्युनिकेशन को डेवलप करना, एक नेटवर्किंग को डेवलप करना, ताकि इस कपड़ा से जुड़े हुए, इन चीजों से जुड़े हुए व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक एक करके मैं सभी घटनाओं की तरफ आपसे परिचय कराता हूँ, तो कोशिश करिए कि सभी बातों को तेजी से अपने हाथ से लिखते रहिए ताकि सारी चीजें आपके सामने आती रहें और आपके हाथ से निकलती रहें। बहुत सारी बातें हाथ से निकलने पर मन मस्तिष्क में कहीं अंकित हो जाती हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तो वो हमारे सामने प्रकट होती है। आइए अगली महत्वपूर्ण घटनाक्रम की तरफ देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या है? चलिए, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह लोकसभा में बहुराज्य सहकारी समितियां विधेयक 2022 पेश करेंगी। यह विधेयक बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर विचार और पारित करने के लिए एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 में पेश करेंगे 2019 पेश करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव राज्यसभा में वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2022 पेश करेंगे।
देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जो हमारे हैं अमित शाह जी, वो क्या कर रहे हैं, सहकारी समितियां विधेयक 2022 पेश करने जा रहे हैं। विदेश मंत्री हमारे हैं एस जयशंकर जी, ये क्या करने जा रहे हैं, ये एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 को पेश करेंगे। और केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी क्या करने जा रहे हैं, वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2022 पेश करने जा रहे हैं। कुल मिला के 3 महत्वपूर्ण जो है चीजें पेश होने जा रही हैं, जिन पर निश्चित रूप से कोई सकारात्मक कदम होगा। तो ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम याद रखिएगा, आने वाले समय में ये संशोधन होंगे और कानून बनकर आपके सामने चीजें आएंगी, इसलिए हमें तैयार रहना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगले घटनाक्रम में क्या है, गौर से देखिएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेन्नई स्थित अग्नि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मंत्री ने ड्रोन यात्रा 2.0 को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि भारत ड्रोन प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। उन्होंने पहले ड्रोन कौशल तथा प्रशिक्षण सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर एक ड्रोन का परिचालन भी किया। देखिए, सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने क्या किया है, चेन्नई स्थित अग्नि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो चेन्नई में हुआ है। और किसके द्वारा किया गया है, अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। ड्रोन के संदर्भ में 2.0 की चर्चा कई बार हुई है। आप देखोगे ड्रोन के माध्यम से बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा था कि जो शादी विवाह के अलावा, विवाह और शादी के अलावा हम लोगों ने क्या देखा था, रक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा क्या देखा हमने, मेडिसिन के क्षेत्र में। अभी आपके सामने सारी घटनाक्रम में कई दिनों चर्चा में हूँ, ड्रोन का बहुआयामी प्रयोग किया जा रहा है और ये आने वाले समय में एक बड़ी टेक्नोलॉजी बन करके हमारे लिए हितैषी और लाभदायक होगी। आइए ध्यान देते हैं इन चीजों पर। अगले घटनाक्रम में आ जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई भुगतान सेवाओं को और बेहतर करने के लिए सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल डेबिट कार्यप्रणाली शुरू करने की घोषणा की। इस सुविधा के तहत ग्राहक किसी मर्चेंट के लिए अपने बैंक खाते में एक फिक्स अमाउंट को ब्लॉक करा सकता है। यह धनराशि सेवा पूरी होने के बाद अपने आप ग्राहक के खाते में कट जाएगी। आरबीआई के अनुसार इससे ई कॉमर्स क्षेत्र में भुगतान करने और साथ ही सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटी में निवेश करने में आसानी होगी। साथ ही ग्राहकों को होटल बुकिंग के साथ साथ ई कॉमर्स मंचों पर लेन देन का उपयोग करके सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद में भी मदद मिलेगी। देखिए, आरबीआई ने यूपीआई के संदर्भ में मैंने अभी आपको फिर भी चर्चा की थी कि यूपीआई में जहां पर फोन पे और गूगल पे की लिमिटेशन की बात आ रही थी, वो सारी चीजों के लिए अभी एक्सटेंड कर दिया है। आपने देखा 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये उसी संदर्भ में है कि यूपीआई के बेहतर प्रयोग के लिए कैसे हम उसे ई कॉमर्स के क्षेत्र में यूज में ले सकते हैं, ई कॉम के क्षेत्र में ले सकते हैं, कैसे अपने जीवन की सामान्य आवश्यकताओं में प्रयोग कर सकते हैं, इस संदर्भ में ये सूचना है, इसे ध्यान रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी सूचनाएं आपको जो दी जा रही हैं, एक कलेक्शन के रूप में दिमाग पर रखना है। आने वाले समय में ये आपको परीक्षाओं में पॉइंट वाइज दिखाई पड़ती हैं। तो जब आप बार बार इनको पढ़ते रहते हैं तो ये सारी बातें मन मस्तिष्क में अंकित होती रहती हैं। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर कौन है, शशिकांत दास ने क्या कहा कि सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट की अनुमति देने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन के दायरे का विस्तार किया जाएगा। सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट की अनुमति देने के लिए यूनिफाइड पेमेंट, अभी आपने देखा था यूपीआई, लेन देन के दायरे का विस्तार किया जाएगा। साथ ही भारत बिल भुगतान प्रणाली का दायरा अब व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए आवर्ती और गैर आवर्ती दोनों भुगतानों को संभालने के लिए विस्तारित किया जाएगा। यानी ये चीजें सब क्या बताई जा रही हैं कि इनसे हम इनके भुगतान के दायरे को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से यूपीआई की जो सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट की सुविधा है उस पर क्या कर सकते हैं, इस बिंदु पर चर्चा हुई है। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान, आप इसके बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से सारा पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होता है, चाहे वो गूगल पे हो या फोन पे हो, सभी का प्रयोग करता है। अगले 6 महीने में यूपीआई
और BVPS के लिए इन बदलावों को लागू करेगा। यूपीआई में वर्तमान में आवर्ती के साथ सिंगल ब्लॉक और सिंगल डेबिट लेन देन के लिए भुगतान अधिशेष को संधारित करने के लिए कार्य क्षमता शामिल है। तो ये सभी चीजें जो आपकी है वो यूपीआई के संदर्भ में ही हो रही हैं, इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो गवर्नर ने क्या कहा है। गवर्नर हमारे कौन से हैं आरबीआई के, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। परीक्षा में पूछा जाता है गवर्नर कौन है, तो इन्हीं को याद रखिएगा। और यूपीआई में और इन चीजों में किस प्रकार की ढील दी जा रही है, इस संदर्भ में भी याद रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो कक्षाएं आपकी चल रही हैं, अभी हम लोग सारे डिस्कशन कर रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास, हिस्ट्री की क्लास, इंग्लिश की क्लास, और आज से हिंदी की प्रैक्टिस भी प्रारंभ हो गई है। मैं करंट अफेयर्स और एमसीक्यूज लेकर आपके सामने आता हूँ। इस तरह से आपकी कक्षाओं का सिस्टम एक बना हुआ है। बहुत जल्दी सुबह मॉर्निंग में 5 बजे वाली क्लास प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा। एक सिलसिला चल रहा है जिसमें आप देखें सारी चीज़ों को, सभी अध्यापक मेहनत कर रहे हैं और उसका बेनिफिट लेने का प्रयास करें। हो सकता है कि परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाए, ऐसा महसूस हो कि ये तो हमने पढ़ा हुआ था, रिपीट हुआ था। जरूर ध्यान रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, छठी खबर क्या है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल के बनाए जाने के शुभारंभ किया। उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष सुश्री मेलिंडा फ्रेंच गेट्स के साथ बैठक के दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पोर्टल के बनाए जाने का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कृषि निवेश पोर्टल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए कृषि निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल होगा। ध्यान दीजिएगा, कृषि निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल होगा, एक पोर्टल होगा जहां सारी चीजें हो सकती हैं। और जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने किससे, ये बहुत बड़ा फाउंडेशन है, इसकी बात हम कर रहे हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये बिल गेट्स का एक फाउंडेशन है, जिसकी सह अध्यक्ष हैं सुश्री मेलिंडा फ्रेंच गेट्स, ये उसकी सह अध्यक्ष है। इनके साथ में हमारे मंत्री जी की बातचीत हुई है और इस पोर्टल पर वार्तालाप हुई है कि कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं, इस संदर्भ में बातचीत हुई है। ये फाउंडेशन हमेशा जन कल्याण के कार्यों में लगा रहता है। आप विश्व स्तर की घटनाओं को देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिखाई पड़ेगा कि ये बिल गेट्स का ये फाउंडेशन कल्याणकारी कार्य में लगा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा इन बातों को। जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि सारी खबरें, सारी बातें आप तक पहुंच सके। प्यारे विद्यार्थियों, अगली खबर है आपके लिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। ध्यान दीजिएगा, ये आईआईटी मद्रास की बात हो रही है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने क्या किया है, एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, यह कन्वर्टर समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करेगा। इसे सिंधुओ वन नाम दिया गया है। अब आज के लिए तो यही आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न हो गया कि भाई सिंधुओ सिंधुओ वन क्या है। तो आपको मालूम चलना चाहिए कि यह क्या है, एक एनर्जी कन्वर्टर है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। इस उपकरण का परीक्षण नवंबर 2022 में सफलतापूर्वक किया गया था। डिवाइस को तमिलनाडु के तूतीकोरन के तट से लगभग 6 किलोमीटर दूर 20 मीटर की गहराई वाले स्थान पर तैनात किया गया था। तो देखिए, एक एनर्जी कन्वर्टर है जिसका नाम है क्या है, सिंधुओ वन। इसको बोलेंगे एनर्जी कन्वर्टर। परीक्षा में प्रश्न बन सकता है आपसे, ये क्या है और किसने बनाया है, तो ये आईआईटी मद्रास ने बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर जिसका नाम है सिंधुओ वन, यह समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करेगा।
पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ऐसी चीजें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकता और हमारी चीजों के लिए बहुत आवश्यक है। किस तरह से हम एनर्जी को बेहतर लेवल पर प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए क्या संसाधन हो सकते हैं, इसलिए इन बातों का बहुत महत्व है। प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है और टेलीग्राम पर एक चैनल है। आप वहां पर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर पर मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा एप्लीकेशन है। वहाँ पर 2 एप्लीकेशन है, दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे दूरगामी भविष्य में हम लोग परीक्षाओं में मैटर्स के लिए तमाम चीज़ों के लिए शामिल हो सकते हैं। निःशुल्क टेस्ट सीरीज आपको प्राप्त हो सकती है। अभी आरओ एआरओ के लिए हम लोग एक विशेष कक्षा का आयोजन करने जा रहे हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में होगी। सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एक विशेष क्लास का आयोजन होने जा रहा है। इसके अलावा यूपीएसआई, यूपीपी और एसएससी के लिए 16 तारीख से बैच आ रहे हैं। यूपीएसआई के लिए सुबह 8 बजे से आ रहा है, एसएससी का 9 बजे से है और यूपीपी के लिए शाम को 3 बजे से है। 2 दिन का ट्रायल दिया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी इच्छुक है वो संस्था में आकर संपर्क कर सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर उन्हें समझ में आता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए इधर देखें अगले घटनाक्रम में। ट्राई जानते हैं आप, जो टेलीकॉम के संदर्भ में, टेलीकम्युनिकेशन के संदर्भ में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ट्राई ने एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए कोई शुल्क नहीं देने का, कोई शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है। ध्यान दीजिए, ट्राई ने क्या किया है कि एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए कोई शुल्क नहीं लेने का या लगाने का फैसला किया है। ट्राई द्वारा आपदाओं, गैर आपदाओं के दौरान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ध्यान दीजिए, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए टैरिफ पर टेलीकॉम टैरिफ आदेश 2022 जारी किया गया है। ट्राई ने फैसला किया है कि आपदा के दौरान या आपदा से पहले भेजे गए एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ट्राई ने जो कहा है उसका उद्देश्य क्या है कि उनके संदर्भ में कोई शुल्क का भुगतान नहीं कराया जाएगा। कौन सी चीजों में? एसएमएस के लिए, सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए कोई शुल्क दे नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, चर्चा का विषय है। आइए अगली महत्वपूर्ण घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। और घटनाक्रम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामने। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए रानी रुद्राम्बरा, ऑप्शन बी रानी अहिल्याबाई, ऑप्शन सी रानी अवंतीबाई, ऑप्शन डी रानी दुर्गावती। फटाफट जवाब दीजिए, क्योंकि हम आपको सब पढ़ा चुके हैं, जानकारी है आपकी। फटाफट जवाब दीजिए। ये देखिए, इसका आंसर है रानी दुर्गावती। 1564 में गढ़कटंगा का जो युद्ध हुआ, ये जबलपुर के पास है। जबलपुर। अकबर की सेना, अकबर की सेना से युद्ध करते हुए रानी दुर्गावती यहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गई और यहीं पर इनका समाधि स्थल भी बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये गढ़कटंगा की लड़ाई में रानी दुर्गावती अपनी सेना के द्वारा बचाव करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा, चूंकि प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं, आपके संज्ञान में है, आपकी जानकारी में है। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेबार राजवंश का शासन था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी गुवाहाटी। सारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है ऑप्शन बी मैसूर। जब देश आजाद हुआ 1947 तक इनका अपना राज्य चल रहा था और ये बॉडेवर राजवंश मैसूर में स्थापित था। देखिए, आप उसकी पूरा चित्रवन को देखिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मैसूर। फटाफट जवाब दीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि आप जो है सभी प्रश्नों को जानते हैं और मैंने सब आपसे चर्चा कर रखी है, इसलिए इनके लिए बहुत समय नहीं दिया जाएगा। आइए फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, फेसबुक के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए लैरी पेज, ऑप्शन बी जिमी वेल्स, ऑप्शन सी ब्रायन एक्टन, ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग।
देखिए इनको अगर आप पहचानते हैं तो फटाफट पहचानिए। फटाफट जवाब दीजिए। ये प्रश्न तो आपको बहुत कॉमन है, सभी लोग फेसबुक चला रहे हैं तो जानकारी होना ही चाहिए। प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर है ऑप्शन डी, मार्क जुकरबर्ग। 2004 में ये फेसबुक स्टार्ट हुआ। आज इसे आप जानते हैं मेटा प्लेटफॉर्म के रूप में। मेटा प्लेटफॉर्म एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। इसके माध्यम से फेसबुक का संचालन हो रहा है, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। फटाफट बताइए, सब आपको तैयार है। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका फ्रांस। फ्रांस में 1954 से जीएसटी लागू है, वहां पर जीएसटी सबसे लागू है। याद रखिएगा कि सबसे पहले यहाँ फ्रांस से शुरुआत हुई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क वर्क भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। शुष्क वर्क, जिसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में होता है। फटाफट जवाब दीजिए। सारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपसे चर्चा की है, इस पर व्याख्या हुई है। इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको याद रखिएगा, ये परीक्षा में बहुत आता है और बहुत बार रिपीट हुआ है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी बी के चिपलंकर, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए आप चित्र भी आपके सामने है। इसका सही आंसर यहाँ देखने से तो आनंद मोहन बोस है, लेकिन इनके साथ में ध्यान रखिएगा कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इनका नाम भी याद रखिएगा। इनके साथ में क्या नाम है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इनका भी योगदान है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में। बाद में ये सभी आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इसका ये संगठन भी इसमें विलय हो गया, याद रखिएगा। तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दोनों नाम याद रखिएगा। परीक्षा में दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, जे थॉमसन को खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन। फटाफट जवाब दीजिए। सारे विद्यार्थियों, जे थॉमसन को जो पुरस्कार मिला है, वो ध्यान दीजिएगा, वो किस फील्ड में मिला है? वो मिला है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। 1906 में, ध्यान दीजिएगा, 1906 में इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ, और वो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। इसका ऋण आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश के लिए कूलाम का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और जे थॉमसन को इसके लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस सुब्बा राव, जस्टिस महाजन, जस्टिस वीर स्वामी। फटाफट जवाब दीजिए। अरे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है जस्टिस रामास्वामी। इनका सही नाम है जस्टिस बी रामास्वामी। तो अब इसमें रामास्वामी शो कर रहा है, और देखिए यहाँ क्या किया, वीर रामास्वामी कर दिया, तो ये हमारा गलत हो गया। तो यही इसका आंसर होगा, जस्टिस रामास्वामी। ध्यान रखिएगा इसको।
आपको तो बाकी चीजें मालूम ही है कि अनुच्छेद 124 खंड 4 के आधार पर इन पर अच्छी प्रक्रिया लगाई जाती है साबित कदाचार कदाचार या असमर्थता के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये सब बातों पर बहुत विस्तार चर्चा की है, बस एक रिवीजन चल रहा है ताकि आपकी परीक्षाओं में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप फट से उसे कर सकें। खेल नृत्य थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। थोड़ा, ठीक है, ये देखिए नृत्य सिखाया जा रहा है चित्र के माध्यम से। सारे विद्यार्थियों, आपकी इन क्लासेस के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनसे लाभान्वित भी होंगे, क्योंकि प्रयास और उद्देश्य भी यही है कि आपको कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से लाभ हो और आप परीक्षा में सफल हो। बस आपसे अपेक्षाएं होती हैं कि आप इनका लाभ लेके जीवन पथ में आगे बढ़ जाइए और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, क्योंकि हमारे आपके बीच में संपर्क का माध्यम कमेंट है। कमेंट है, लाइक एक प्रोत्साहन होता है, डिसलाइक एक नकारात्मक फीलिंग होती है। तो कहीं अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर हमें रिस्पॉन्स करिए और अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको कितना लाभान्वित कर रही हैं, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। आप जरूर लिखिए, जरूर हमको सूचित करिए। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? ऑप्शन ए महमूद गजनी, ऑप्शन बी चंगेज खान, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी नादिर शाह। देखिए ये सोमनाथ मंदिर, ये सब क्वेश्चन जबान पर होने चाहिए प्यारे विद्यार्थी। इसका सही आंसर है महमूद गजनी। 1026 में इसने आक्रमण किया और बहुत लूटपाट की, यहाँ से अपार धन धन संपत्ति लेकर चला गया, अपार धन लेकर गया। क्वेश्चन नंबर 11, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के एक नृत्य के रूप में है। कौन सा नृत्य है जो बौद्धों द्वारा किया जाता है और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए है? बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको मिल सकता है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है। ऑप्शन ए गोगरा, ऑप्शन बी छम, ऑप्शन सी नाट्य, ऑप्शन डी धाम। भूत और चुड़ैल देखिए क्या होता है, छम छम करके आती हैं, छम छम। याद कर लीजिएगा ये नृत्य कौन सा है, छम है। ठीक है, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 12, मलीमत समिति का जो रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कपड़ा क्षेत्र सुधार, ऑप्शन बी न्यायिक विलंब, ऑप्शन सी शेयर बाजार सुधार, ऑप्शन डी आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। जस्टिस जस्टिस बी एस मलीमत, इनका फोटो भी देखिए हमने यहाँ पे लगा रखा है, जस्टिस बी एस मलीमत। इनको 2000 में इस कमेटी का गठन किया गया था और इसने 2003 में अपनी रिपोर्ट दी थी। द मलीमत कमेटी रिपोर्ट इन 2003 made 158 recommendations on crime investigation and punishment among others। अब ये सारी चीजें आपके सामने है, ये कमेटी की रिकमेंडेशन है। Confessions made before a superintendent of police ranked officer be admitted as evidence in a court of law। अगर कोई पुलिस ऑफिसर के सामने अगर ऐसा हो रहा है तो उसे एडमिट किया जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट फॉलोड इन क्रिमिनल केसेस भी डन अवे विद। इस तरह से जो रिकमेंडेशन आई हैं आपकी, इन्होंने बर्डन ऑफ प्रूफ और जो
एविडेंस के संदर्भ में बात की है कि एविडेंस के संदर्भ में क्या होगा, पुलिस ऑफिसर की क्या पोजीशन होगी, इन सब बातों को लेकर के है और ये आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के संदर्भ में है। 2000 में इसका गठन किया गया, 2003 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। तो ध्यान रखिएगा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। फटाफट बताइए, ये सब बहुत रटे हुए हैं, आपको सब बहुत बार बताए गए हैं, इसलिए कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर है कृष्णा। ये मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए सब भीमा और मूसी सब यहीं पर आपको दिख रही हैं, ये सब चीजें। ये क्या कहा जा रहा है कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं और ये मूसी नदी के किनारे ही बसा है हैदराबाद। हैदराबाद और यहीं पर क्या है, चार मीनार, चार मीनार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना है। सारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट में एसएससी जीडी के लिए एक विशेष प्रोग्राम चल रहा है जिसमें विद्यार्थियों की बहुत अच्छी तैयारी इस समय चल रही है। उम्मीद करता हूं कि सैकड़ों सिलेक्शन होंगे हमारी संस्था से आने वाली वैकेंसीज में, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है या यूपीपी की 35,000 वैकेंसी आ रही है, दरोगा के लिए 3,000 आ रही है और आरओ की वैकेंसी आ रही है, दिल्ली पुलिस की लगभग 6,000 आ रही है। ऐसी तमाम वैकेंसीज आपके सामने हैं, तो इन वैकेंसीज में एक जगह हमें बनानी है। आप जैसे भी जहां भी हो अपनी मेहनत करें, पढ़ाई करें, संघर्ष करते रहे, तभी अच्छी उम्मीदें बना सकते हैं, तभी हमें लगता है कहीं परिणाम सकारात्मक आएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? बादाम पहाड़ खान, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा जा रहा है कि पूछा जाता है, क्वेश्चन तो ये भी पूछा जाता है कि बादाम पहाड़ कहाँ पर है, तो ये बादाम पहाड़ खान जो है वो उड़ीसा में है। और ये किसका खनन किया जा रहा है, ये देखिए खनन का चित्र भी आपके सामने है। ऑप्शन ए डोलोमाइट, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी एयूराइट, ऑप्शन डी हेमेटाइट। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका हेमेटाइट का खनन हो रहा है। ये लोहे का अयस्क है, लोहे का अयस्क है ये। ठीक है, तो परीक्षा में कुछ भी क्वेश्चन बने कि बादाम पहाड़ कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। हेमेटाइट कहाँ से मिल रहा है, तो बादाम पहाड़ से मिल रहा है। ठीक है ना, इन बातों को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको तैयार होता रहेगा। सारे विद्यार्थियों, जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं खाली कोई एसएससी या किसी एक दूसरी परीक्षा को लेकर नहीं है, किसी भी परीक्षाओं के प्रश्न है। आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारी जगहों पर ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो आपका कक्षा में है। क्वेश्चन नंबर 15, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है आपका 1960। दोराबजी टाटा ने इस कंपनी की स्थापना कहाँ की थी? जमशेदपुर, जमशेदपुर, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, टिस्को की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा कहाँ की गई? तो ये स्थापना की गई जमशेदपुर में 1960 में। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी पाई जाती है। ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी मैंग्रोव वन, ऑप्शन डी हिमालय पर्वत। इन सब पर चर्चा हुई है, फटाफट जवाब दीजिए। पहले विद्यार्थियों, उसका सही आंसर है मैंग्रोव वन। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके वेस्ट बंगाल और आसाम, ये एरिया है जहां पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र है आपका सुंदरबन। इसी सुंदरबन का नाम सुंदरी वृक्ष की वजह से सुंदरबन पड़ गया। तो ये मैंग्रोव वन वहां पर पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये रिजर्व क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व है।
है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से परीक्षाओं में आते हैं, इसे याद रखिएगा। तो सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। विज्ञान का प्रश्न आ गया, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ए मैलिक एसिड, ऑप्शन बी एल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी फार्मिक एसिड, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। हालांकि सेब में जो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, और मैलिक एसिड पाया जाता है। सेब स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। पुराने लोगों का कहना था, हालांकि पुराने लोगों का मतलब क्या, अंग्रेजों का कहना था कि अगर एक सेब हम पर डे खाते हैं तो हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते। हो सकता है वो अपने दृष्टिकोण से हो, ठंडे प्रदेशों से जुड़े हुए लोग हो तो ऐसी व्याख्या कर रहे हो। अगर हम लोग अमरूद भी खाना शुरू कर दें तो उससे भी हम लोगों को लाभ हो सकता है, पपीते से भी लाभ हो सकता है। ये मैलिक एसिड याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बैरियाट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के बैरियाट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के में परिवर्तन लाती है? देखिए चित्र भी आपके सामने हमने लेकर आए हैं, कैसे है क्या है, ध्यान दीजिए। ऑप्शन में है फेफड़े में, ऑप्शन बी पाचन तंत्र में, ऑप्शन सी नाक की नली में, ऑप्शन डी हृदय में। ये बैरियाट्रिक सर्जरी किसमें परिवर्तन लाती है? क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिए। प्यारे विद्यार्थी, बैरियाट्रिक सर्जरी जो कराई जाती है वो मोटे लोगों की होती है। मोटे मोटे आदमियों के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी होती है, क्योंकि मोटे आदमियों की खाने की इच्छाएं ज्यादा होती है और वो खाना ज्यादा खाते हैं, और वो खाना उनके शरीर में उनके स्वास्थ्य को तो नहीं सही करता बल्कि उनके शरीर को मोटा करता जाता है। और वो इच्छाएं कहाँ से होती हैं? वो इच्छाएं होती हैं हमारी छोटी आंत में, पाचन ज्यादा हो जाता है, और आमाशय, ये दोनों ये बड़े हो जाते हैं, काफी ज्यादा इनमें भोजन की मात्रा आने लग जाती है। तो इसी पर काम किया गया इस सर्जरी के माध्यम से। तो ये पाचन तंत्र से संबंधित जो है सर्जरी है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे आपके सामने दिख रहा है कि आमाशय को काटा जाता है, उसको काट के छोटा कर दिया जाता है, और छोटी आंत को भी, जो काफी लंबी होती है, आप जानते हो 6.5 टू 7.5 मीटर की होती है, इसे भी छोटा किया जाता है ताकि पाचन प्रक्रिया को थोड़ा सा कम किया जा सके। और जब ऐसा होगा तो आदमी की इच्छा भी कम रहेगी और उससे डाइजेशन और उसका मेटाबॉलिज्म है वो भी प्रॉपरली काम करेगा, तो उसका वेट अपने आप घटने लग जाएगा। हालांकि शरीर में और जो चर्बी होती है उसे भी निकाला जाता है, लेकिन ये जो आपसे पूछा गया है कि परिवर्तन लाता है, तो ये पाचन तंत्र में परिवर्तन लाता है, ये याद रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन 19 पर आ जाइए। थोड़ा सा मेरी गति तेज होगी आपकी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आप फटाफट आंसर दें। सब पढ़ा हुआ है, उसके लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। जब कोई क्लास प्रॉपरली चलाई जाती है, पढ़ाया जाता है, तो उस समय हमें एक ही बिंदु को देखना होता है। जब हम पढ़ा चुके हैं, अब हम युद्ध के मैदान में हैं, अब हमारी तैयारी का आखिरी दौर चल रहा है, जब पढ़ाने के बाद आपके सामने प्रश्न आए तो उसमें बहुत विस्तार और उसमें बहुत वार्ता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए फटाफट जवाब दीजिएगा जो भी चीजें हैं। कहा गया है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। देखिए आपको चित्र के माध्यम से भी दिखा दिया गया तो आपको समझ जाना चाहिए। विटामिन डी की कमी से, कैल्सीफेरॉल जो हड्डियों से जुड़ा हुआ मामला है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए आंसर होगा विटामिन डी। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए उनका चित्र भी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये ना केवल दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश हैं, बल्कि ये किसी हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस भी हैं। ये भी याद रखिएगा परीक्षा के लिए।
कौन है? ऑप्शन ए सुजाता मनोहर, ऑप्शन बी अन्ना चांडी, ऑप्शन सी लीला सेठ, ऑप्शन डी रूमा पाल। प्यारे विद्यार्थी, इसका सही आंसर है लीला सेठ। लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी पहले और हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी बनी। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस समय क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन की घटनाक्रम में थोड़े से परिवर्तन करने जा रहा हूँ। करंट के क्वेश्चन आपको मॉर्निंग में मिलेंगे 5 बजे, एक आध दिन के अंदर ये प्रक्रिया शुरू होगी, और उसके साथ एक एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ ताकि वहाँ भी तैयारी होती रहे। दिन से लेकर रात तक आपके साथ रहूंगा, पूरी टीम आपके साथ लगी है। कोशिश यही है कि जो भी हम कर सकते हैं ऑफलाइन के ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि बहुत लंबे समय से कोई वैकेंसीज नहीं है, और जो वैकेंसीज और जो उम्मीदें दिख रही हैं उसमें लगता है कि जो विद्यार्थी जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं सफल हो जाएं, उनकी आजीविका का निर्धारण हो जाए। ऐसी बहुत सारी आकांक्षाएं और उम्मीदें हम लोग अपने आप से भी करके चलते हैं। ऐसे में मिशन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस करा रहा है, आपको मदद कर रहा है, आपको मैटर प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से जो चैनल है, जो एप्लीकेशन है, उन्हें आप ज्वाइन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ताकि सारी चीज़ें आप तक पहुँच सके। हिम्मत रखें, मेहनत करें, उलझे नहीं, तुरंत का जीवन जीने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करेंगे, अवॉइड करें। नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक बातों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि सपना आपने देखा है, साकार भी आप ही को करना है। दुनिया रह जाएगी, दुनिया बातें करती है, दुनिया सफलता और असफलता में खड़ी नहीं होती। सफलता में लाभ लेने के लिए लोग आ सकते हैं, लेकिन असफलता में लोग नहीं खड़े होते। इसलिए आपको सफल होना है, अपने माता पिता की, परिवार की और हम जैसे शिक्षकों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ईश्वर, परमात्मा, देवी देवता सभी आपकी मदद करें, जीवन पथ पर आप आगे बढ़ें। कल्याण हो। जय हिंद।